जिम्मेदारों के खिलाफ किसी प्रकार का बयान भी नहीं आया है। छोटी सी बात यह है कि पूरा JNK के जम्मू कश्मीर के जो गांव है जहां घुसपैठ होती है उसमें कितने लेयर की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी, सीमा से लेकर गांव तक, शहरों तक आपके CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। क्या आर्टिकल 1 इसकी इजाज़त देता है जिसमें 2 राष्ट्रों में बटा पाकिस्तान और भारत, तो जो देश का जो विभाजन है वो एक बड़ा दर्द है इस देश के लोगों को। बस 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि इस देश का जो 27% अवाम है उसमें इतना भय पैदा कर दो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को बचाने के लिए वो धर्म बदल ले। वो सारे के सारे लोग अपना धर्म बदल के वो हिंदू हो जाए और ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। तो इसके लिए आप ये सब तमाशा कर रहे हो, ये शोभा देता है। दूसरों के घर परिवार दुनिया में आप देख रहे हैं, ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिख रहा है, दुनिया के देश देख रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? आप कैसे कर पाएंगे सब? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर की चुनौती ठीक उसी तरह से है जिस तरह से रूस, यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बड़ा सीमा विवाद चल रहा है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि भारत में एक बार फिर से कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने पर्यटकों पर, भारतीय नागरिकों पर हमला किया है, दनादन गोलियां चलाई है, उससे एक बार फिर भारत में पाकिस्तान को लेकर, आतंकवादियों को लेकर भयंकर आक्रोश देखने मिल रहा है। ये आक्रोश अब सड़कों पर भी देखने मिल रहा है। कोई इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे सुरक्षा में चूक भी बता रहा है। लेकिन कश्मीर की जो समस्या है, जिस तरह की समस्याओं से कश्मीर जूझ रहा है, कश्मीर की जो पहचान है कि यहाँ खूबसूरत केसर की खेती होती है, यहाँ खूबसूरत बर्फीली वादियाँ है, यहाँ की खूबसूरती जन्नत से कम नहीं है। आखिरकार वो कश्मीर आज जहन्नुम में तब्दील कैसे हो गया है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज हमारे मेहमान हैं लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते, जो वर्तमान में संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो समृते जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस स्पेशल इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमलेश जी, आपके BGT मीडिया के कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। पहलगाम की घटना ने एक बार फिर भारत सरकार के दावों की पोल खोल दी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने जब नोटबंदी की थी तब सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी के बाद देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, यानी कि कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। सरकार ने धारा 370 हटाई, तब भी सरकार ने ये दावा किया था कि अब कश्मीर में आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन नोटबंदी और धारा 370 हटाने के बाद भी घटनाएं नहीं रुकी है। इसका उदाहरण उरी है, पुलवामा है और साथ में अब पहलगाम भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार आतंक की घटनाओं में सैनिकों और नागरिकों के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समृते जी बताएंगे, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? आप इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अभी जो हमला हुआ पहलगाम में, उरी का अटैक हुआ, पठानकोट का अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, इन सारे अटैक में कोई आरोपी नहीं पकड़े गए, किसी को जेल नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और सरकार की कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं हुई। अब इसमें हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे पे कि कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में 5 युद्ध हो गए। उनकी हिम्मत कहाँ से बढ़ी जानते हो आप? इस पूरे मामले में जो कंधार विमान अपहरण हुआ, जो भारत का जो एक वायुसेना का एयर इंडिया का जो प्लेन अपहरण हुआ, और उसके बदले में जो पाकिस्तान ने अपने 4 आतंकवादियों को भारत की जेलों से, कश्मीर की जेलों से छुड़वा लिया और कंधार में उनको वापस ले लिया। सरकार एकदम सरेंडर होके, उस समय अटल जी की गवर्नमेंट थी, और उनको जब पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को बुलवा लिया, उसमें मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख, हाफिज, ये सब लोगों का उनमें नाम था, जरगर था एक। तो वहाँ से उनकी हिम्मत बढ़ी कि जो गवर्नमेंट है भारत सरकार की, वो लगातार हम बड़ी से बड़ी भी हरकत करेंगे तो वो हमारे सामने सरेंडर हो जाती है। शिमला समझौता भी उसी का एक बड़ा कारण था। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि आपको अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका में एक अटैक हुआ 9/11,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका ने बहुत कम दिनों में अटैक करने वाले जो उसके जो मूल आतंकवादी थे उनको सबको ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तान के भीतर से उनने उसको पकड़ के ले गया, लादेन को। भारत सरकार ने इन तमाम कार्रवाइयों पे, देखो बड़ी गंभीर बात है, पुलवामा अटैक, उरी अटैक और पठानकोट अटैक, अभी पुलवामा का जो अटैक हुआ और इस पे पहलगाम का जो अटैक हुआ है, सरकार कितनी नालायक है, सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है। 3 दिन हो गए, सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, सरकार का तिरंगा नहीं झुका। सरकार ने, जो इस देश के प्रधानमंत्री है, इसमें उसको तत्काल वहाँ जाना था, पहलगाम, कश्मीर के लोगों से बात करना था, वहाँ की सरकार से बात करना था कि इसके लिए कौन चूक, कैसे चूक हुई। दूसरी, इस पूरे मामले में सरकार को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ के डीजीपी को तत्काल सस्पेंड करना था। सरकार अगर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, अपने मंत्रियों को बचाती है, तो इस देश का जो रक्षा सचिव है, इस देश का जो गृह सचिव है, इन दोनों को सस्पेंड करना था। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा फेल्यूर है, वो ये है कि इस देश का जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बिना कैसे आ जाएंगे। इतने सारे अटैक हो रहे हैं, सीमा से लोग अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार तो BSF का जो DG है, उसको पहले सस्पेंड करना था। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। और आपने देखा कि इस पूरे मैटर पे इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो बिहार में जाकर रैली कर रहा है। तीसरी बड़ी वजह की बात यह है कि इस पूरे मामले में सांत्वना देना, लोगों की मदद करना, वो सब छोड़ के भाजपा का और RSS का IT सेल चला रहा है। जात पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, इसके पास समय होता है। आतंकवादियों का तो वो जो क्या बोलते हैं, घुसपैठिया जो होता है, गोरिल्ला युद्ध होता है, वो इस तरह से आया, उन्होंने अटैक किया, महिला बच्चे किसी को भी देखा और उन्हें मार दिया। तो ये भारत के भीतर इस तरह का, इस अटैक की आड़ में देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, सरकार ने उसको भी रोकने का काम नहीं किया। सरकार ने इस पे अपना सोशल मीडिया पे बैन करने का भी कोई काम नहीं किया। तो ये सब चीज़ों को, ये सरकार की गैर जिम्मेदारी है और सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। एक दौर था कि हम देखते थे कि जब भी देश में किसी भी तरह की आतंक की घटना हो या फिर किसी तरह के भ्रष्टाचार की कोई घटना हो, जब भी नेताओं पर, मंत्रियों पर आरोप लगते थे, आरोप के बाद तत्काल उनकी जवाबदेही तय हुआ करती थी। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से खासकर जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, चाहे ट्रेन हादसे हो या फिर अन्य प्रकार के मामले हो, किसी में भी आज तक जो घटनाएं हो रही आतंकवाद की हो, इनमें भी आज तक सरकार ने किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है। यहाँ तक कि जिम्मेदारी तय करना तो दूर, जिम्मेदारों के खिलाफ किसी प्रकार का बयान भी नहीं आया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है? देखो, ये जो पार्टी जिसमें जो लोग सत्ता में बैठे हैं, पहली बात तो इन लोगों ने कभी देश की आज़ादी के लिए लड़ा नहीं। जो संगठन, इनका जो पोषक संगठन है वो RSS, उसने कभी देश की आज़ादी के लिए लड़ा नहीं। तो इन्हें लड़ाई क्या होती है पता नहीं होता। दूसरा, इनकी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण, 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए, कभी ये उसकी फ़ोटो नहीं लगाते कि ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीसरी बात, अटल जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें कंधार विमान अपहरण हुआ, संसद भवन पे हमला हुआ, इस देश में अटैक करके कारगिल युद्ध हुआ। मतलब पाकिस्तान ने कितनी बड़ी हिम्मत की, एक तो संसद भवन पे अटैक करवाया, दूसरा कारगिल में घुसपैठ करके युद्ध किया, तीसरा विमान अपहरण किया। हमारी सरकार ने पाकिस्तान को बोलते हैं हम जब चाहे मुंह तोड़ जवाब देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। हमारे पास इतने सारे परमाणु बम रखे हुए हैं, अणुबम रखे हुए हैं और इतनी सारी सैन्य सामग्री रखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान आपसे बहुत छोटा देश है, बहुत ही छोटा देश है, आपके मुकाबले कहीं लगता नहीं पाकिस्तान। जितनी आबादी मुसलमानों की वहाँ पे है, उससे ज़्यादा आबादी इंडिया में, भारत में मुसलमानों की। तो सरकार जो है उसके अंदर जो एक पावर होना चाहिए, जो एक लड़ने की क्षमता होना चाहिए, सरकार में नहीं। और यहाँ का ब्यूरोक्रेट और जो है वो सरकार को अपनी मर्ज़ी से चलाता है। वो नहीं चाहता कि इस देश में युद्ध हो, वो नहीं चाहता कि इस देश में जातिगत संघर्ष चलता रहे, धार्मिक संघर्ष चलता रहे। तो इसको चलाने का वो काम करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि देश में नागरिक मारे जा रहे हैं, इस देश की सीमाएं सुरक्षित है नहीं है, ये सब चीज़ों से उनको कोई मतलब। वादियों में गूंजती चीखें हो या फिर बेबसी भरी मौतें, जिसने भी इस मंजर को देखा उसे काफ़ी दर्द हुआ। और यही वो दर्द है कि आज देश में आक्रोश भड़क उठा है, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि दोनों देश जो है परमाणु संपन्न देश है, राष्ट्र है। ऐसे में क्या परमाणु संपन्न देश होते हुए, मिसाइल परमाणु युद्ध के खतरे को भांपते हुए,
क्या आर पार की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत अब आ गई है देश में? जिस तरह की घटनाएं हो रही है कि भारत में घुसकर, कश्मीर में घुसकर जिस तरह की वारदातें आतंकवादी कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये सरकार कभी भी पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहती। यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा सेना में 1,80,000 लोगों की पदों की संख्या कम है। सरकार ने सीमाओं से अपनी सुरक्षा कम कर ली। हमारे देश में ही जो है, अभी आपने अग्निवीर लिया है, अग्निवीर में हमारे पास में जिन सैनिकों को आपको ट्रेन करना चाहिए, अच्छे से बनाना चाहिए, आपने सेना का स्ट्रक्चर ही आपने बिगाड़ दिया। तो सरकार जो चाहती है कि जनता को पता ही न चले हम क्या कर रहे हैं। सरकार की खुद ही जिम्मेदारी नहीं कि देश के भीतर और देश के बाहर आपकी सुरक्षा की पोजीशन क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश का आवाम चाहता है कि पाकिस्तान आर पार हो, क्योंकि कई सालों से लोग लड़ चुके हैं। करोड़ों रुपए टैक्स लगता है, करोड़ों रुपए जनता के पैसे उसमें खर्च होते हैं। युद्ध सामग्री में आप सामान खरीदते हैं। और देश के भीतर आपने देखा होगा, अकेले कश्मीर की हम बात नहीं करते, नक्सलवाद पे बात करो तो 67 संसदीय क्षेत्रों में नक्सलवाद फैल गया। देश के अंदर आप अकेले कश्मीर की बात करते हो, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब हमारे इंडिया में। पंजाब को लेके कितना बड़ी जंग लड़ाई की, कितनी बड़ी लड़ाई, और वो अभी फंसा ही हुआ है वो भी पेच। अभी चाइना से हमारा पेच फंसा हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर अभी चाइना कब्जे में हमारा पूरा, काफ़ी भूभाग हमारा कब्जे में। अरुणाचल में उसने अपने 7 गांव बसा लिया है। तमिलनाडु भी एक समय उसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था, अपना झंडा बना लिया था। तो मेरा कहना, तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आस्था तो है देश में। इस देश में जो मुसलमान रहते हैं विभाजन के बाद में, वो अपनी मर्जी से रहते हैं। इस देश में आप रेडिकल पॉलिटिक्स करके इस देश को मजबूती नहीं दे रहे हो। इस देश को मजबूती कब देंगे? जब इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी, इस देश से आतंकवादी हमले खत्म होंगे। तो ये सब बात सरकार को करनी चाहिए। सरकार ने कभी भी, प्रधानमंत्री ने कश्मीर जाके वहाँ के ऑफिसर्स की, कलेक्टर की, एसपी की बैठक नहीं की, वहाँ के फोर्सेस से बात नहीं की, वहाँ के आवाम से कभी बात नहीं की। तो इतना बड़ा इशू है यूक्रेन और रशिया की तरह, इजराइल और उसकी तरह, हमास की तरह। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आए दिन आपके खिलाफ पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे बात करता है। तो एक बार में आपने सिंधु नदी का समझौता, सिंधु नदी को आपने बोला कि हम पानी नहीं देंगे। डैम नहीं है आपके पास, रावी में नहीं है, सतलज में नहीं है, सिंधु में नहीं, डैम नहीं, तो पानी कहाँ रखोगे? तो ये तमाम बातें आपने, उनका दूतावास बंद कर दिया, तो उनने भी आपका दूतावास बंद कर दिया पाकिस्तान में। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिप्लोमेटिक लड़ाई इससे नहीं। पाकिस्तान आपसे कई बार लड़ चुका है, वो बेशर्म हो गया है। उसको एक बार आप जवाब देंगे तो हमेशा के लिए बात खत्म हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज़। दुनिया के राष्ट्र जो है तकनीक के माध्यम से नियंत्रण और नज़र रख रहे हैं घुसपैठियों पर या फिर सीमाओं पर, लेकिन भारत में जो सीमा है पाकिस्तान कश्मीर के बीच या भारत के बीच जो सीमा है, LOC है, यहाँ पर क्या आज तक तकनीक का इस्तेमाल हो पाया है? यानी आपको क्या समझ में आया है? क्योंकि ड्रोन की बातें लगातार की जा रही है, CCTV कैमरे की बातें की जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद में कहीं से कोई ऐसे विजुअल सामने नहीं आया कि जिससे कि नियंत्रण और नज़र भारत की तकनीक के माध्यम से हो रही है। आप इसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी पर हर देश निर्भर होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आतंकी घटनाओं पर भी वो नज़र रख रहा है और देश की सीमाओं पर भी। आप किस तरह से देखेंगे इसे? आपका क्या मत है, आपके क्या विचार है इस सवाल पर? बड़ी छोटी सी बात यह है कि पूरा JNK के जम्मू कश्मीर के जो गांव हैं जहाँ घुसपैठ होती है, उसमें कितने लेयर की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी, सीमा से लेकर गांव तक, शहरों तक आपके CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। कितने गांव होंगे JNK में जिनमें CCTV कैमरे लगे होंगे? अगर CCTV कैमरे होते तो अभी 2 मिनट ज़्यादा देर नहीं लगती सारे आरोप उनको पकड़ने के लिए। तो सरकार को बेसिक चीज़ तो आपने बनाया नहीं। आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन, आपके पास ड्रोन क्या कर रहे हैं? ड्रोन बॉर्डर पे आप घुसपैठ जंगलों में जहाँ उसका आप बात करो। तो वो सब तमाम बातें, आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। रक्षा बजट आपका कितना? आपने रक्षा बजट को कटौती किया। आपको रक्षा बजट बढ़ा के बहुत सी जो सेना है इस समय हथियारों की कमी में जूझ रही है, पुलिस बल आपके हथियारों की कमी में जूझ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें सुरक्षा बल अपने आप को, जब आप युद्ध अभ्यास में जाते हो, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास होता है, जापान के साथ होता है, जर्मनी के साथ होता है, चाइना के साथ होता है, तो वहाँ के सैनिकों और आपके सैनिकों के बीच कितनी कमी है, कितने फिट हैं, कितने अनफिट हैं, ये सब चीज़ें युद्ध अभ्यास के समय पता चल जाती है। तो सरकार को सब चीज़ें सुधारनी चाहिए। बार बार अटैक पे आंसू बहाना,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, होना जाना कुछ है नहीं। तो आपको सीधा आर पार की सीखो ना, अमेरिका से सीखो, फ्रांस से सीखो। फ्रांस के ऊपर अटैक हुआ, क्या किया फ्रांस ने? पूरी दुनिया में कर दिया उसने, अपनी ताकत दिखाई। आप ताकत ही नहीं दिखाते, आप कमज़ोर से कमज़ोर, पूरी दुनिया में 140 करोड़ आवाम है आपके साथ, आप उनको लेके कहीं कोई बात ही नहीं करते, ठीक ठाक की पब्लिक क्या चाहती है। तो आपको इस दिशा में आपने आपका रिसर्च, अभी आपने देखा सुनीता विलियम्स को अमेरिका ने ले आया, एलन मस्क ने एक ड्रैगन से, यानी चाइना से उसने एक एयरक्राफ्ट तैयार किया, उसने ले आया। आपने, आपके पास वो क्षमता नहीं है, आपके पास रिसर्च से, आप चमत्कारों में बात करते हो, आप जाति व्यवस्था धर्म की बात करते हो देश में, तो इससे देश कमज़ोर होता है। देश को आपको इस दिशा में बढ़ाना चाहिए। कश्मीर में कुछ ऑफिसर्स जो है भारत को अलग राष्ट्र मानते हैं, कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, वहाँ के नागरिक भी मानते हैं, इस तरह की बातें सामने आती है। क्या ऐसे ऑफिसरों की, ऐसे लोगों की पहचान देश में सरकार, हमारी सरकार जो है, कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो कर पाई है? आपको क्या लगता है? उसके अलावा चाहे मणिपुर हो नॉर्थ ईस्ट में, या फिर और भी कुछ ऐसे स्टेट्स है, असम है, इनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं जहां पर अक्सर कई प्रकार की घटनाएं सामने आती है, चाहे आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो या फिर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर। ऐसी घटनाएं को आप किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह की ये बातें सामने आती है, तो क्या इनको आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं कर पा रही सरकार? हम भारत की अगर बात करें तो नागालैंड, वहाँ का पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट है, मिजोरम का पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट है, मणिपुर का पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट है, J&K में पूरा जो पुलिस है, वहाँ पे पुलिस, आधी पुलिस कश्मीर पाकिस्तान इंडिया के साथ है और आधी पुलिस पाकिस्तान के साथ है। तो मेरा कहना, अपना IB क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो लोकल जो हमारा बॉडी है, जो ये वो है प्रशासनिक अमला, वो क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको निकाल बाहर करना चाहिए। वो सरकार का पैसा भी ले और दूसरे देशों की मुखालफत कर, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाए, तो ये देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। भारत में ISI का दखल बंद होना चाहिए। भारत में ISI खुला सूखा नशा और गिले नशे का कारोबार कर रही है। भारत में ISI नकली दवाओं का कारोबार कर रही है। भारत में ISI सोना चांदी हीरे की तस्करी करवा रही, सरकार चुपचाप देख रही। ISI भारत में अवैध हथियारों की तस्करी करवा रही, सरकार चुपचाप देख रही। तो सरकार को और सरकार की गुप्तचर संस्थाओं को इन सब चीज़ों पे नियंत्रण करना चाहिए, कड़ा नियंत्रण करना। हम लगातार देख रहे हैं कि अब जब भी देश में आतंक की घटनाएं होती है तो इन घटनाओं को एक वर्ग विशेष से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक त्यौहार भी होता है तो उसमें भी वर्ग विशेष का ही जिक्र किया जाता है। अब चूंकि पहलगाम की जो घटना हुई, इसके बाद में भी यही ट्रेंड देखने मिल रहा है, सोशल मीडिया पर हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में हो या फिर अन्य जगहों पर जो भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इंटरनेट साइट्स हैं। आपको क्या लगता है, ये सोची किसी की साजिश है या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा छुपा हुआ है? देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ। डलहौजी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भारत जो है दो राष्ट्रों में बटा, पाकिस्तान और भारत। तो जो देश का जो विभाजन है वो एक बड़ा दर्द है इस देश के लोगों को, चूँकि धर्म के आधार पर। दूसरी बात, इस देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है भारत का प्रधानमंत्री, जो संविधान के आर्टिकल 74(1) के तहत देश के प्रधानमंत्री होने की शपथ लेता है, जो अभिभावक है इस देश की 140 करोड़ जनता का, जब वो अपने भाषण में एक वर्ग विशेष को टिप्पणी करता है, उनके धर्म को टिप्पणी करता है, तो उससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे संगठन हैं या उनके साथ उनकी आइडियोलॉजी पे चलने वाले संगठन हैं, वो आग उगलने लगते हैं। और कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने, चूँकि अब देश धार्मिक युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया, गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया, हर तीज त्यौहार, हर छोटी छोटी चीज़ों पे लोग हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करना, तो ये इसको रोकने के लिए सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तक इस पूरे मुद्दे पे कभी प्रयास नहीं किया कि जातिवाद, भाषावाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और इस देश में कैसे चल रहा है भाई जातिवाद, भाषावाद, धर्मांधता, ये कैसे चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में मौन है। उसका फ़ायदा इस देश में ये तमाम लोग जो इस देश को धार्मिक रंग देके गृह युद्ध में ढकेलना चाहते हैं, वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस पूरे मामले में अगर सरकार ने, जब तक सरकार चुप रहेगी ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। अगर सरकार अब संविधान हाथ में लेके काम करेगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार का ध्यान संविधान पे नहीं है, संविधान की बातों पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से दूर जाके और गलत तरीके से सरकार काम कर रही है ताकि वो सत्ता पे बने रहें और जो दूसरे लोग हैं वो उनसे दूर हो जाए। दूसरी और एक बड़ी बात है, सरकार खुद इस देश में 27%
जो माइनॉरिटीज़ है उनमें भय पैदा करके और इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। गवर्नमेंट खुद, देश के प्रधानमंत्री खुद इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मेरा कहना उसके लिए धर्म का विवाद करने की क्या ज़रूरत है भाई। आप तो इस देश की संसद में एक बिल लाओ, इस देश का नाम जो भारत इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका नाम भारत और इंडिया है, तो उसको संसद में बदल दो। आप कई जगह तो जिलों के नाम बदल रहे हो, तहसीलों के नाम बदल रहे हो, तो इस देश का नाम बदल दो, एक नोटिफिकेशन ले आओ, एक बिल ले आओ और इसका नाम हिंदुस्तान कर दो। बस 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि इस देश का जो 27% अवाम है उसमें इतना भय पैदा कर दो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने घर परिवार को बचाने के लिए वो धर्म बदल ले। वो सारे के सारे लोग अपना धर्म बदल के वो हिंदू हो जाए और ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। तो इसके लिए आप ये सब तमाशा कर रहे हो, ये शोभा देता है। दूसरों के घर परिवार दुनिया में आप देख रहे हैं, ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिख रहा है, दुनिया के देश देख रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? आप कैसे कर पाएंगे ये सब? आपने एक बात कही कि अब इस देश का नाम बदल देना चाहिए सरकार को। क्या आर्टिकल 1 इसकी इजाज़त देता है, जिसमें भारत दैट इज़ इंडिया कहा गया है? आपको क्या लगता है कश्मीर को बचाने के लिए क्या नाम बदलने की भी ज़रूरत है देश को? आपके नज़रिए से क्यों ये ज़रूरी मानते हैं आप? मैं इसे ज़रूरी नहीं मानता हूँ, लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली है, देश के प्रधानमंत्री की जो कार्यप्रणाली है और जो छोटे छोटे पंडे पुजारी जो अंधविश्वास पैदा करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब भी कोई घटना होती है तो मुसलमानों के लिए एक ऐसा एक टेरर पैदा कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि मुसलमान, जैसे श्रीलंका में तमिल और सिंहली दूसरे दर्जे की नागरिकता, तमिल और कितना बड़ा युद्ध हुआ, लिट्टे पैदा हुआ। कल फिर पता चला कि इस देश में मुसलमान अपने हक अधिकारों के लिए फिर सड़कों पे आएंगे, फिर कत्लेआम होगा। तो ये परिस्थिति आप क्यों निर्माण करोगे? आप संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन से चलाओ ना देश को। आप धर्म के साथ में, धर्मशास्त्रों के साथ में क्यों देश चलाना चाहते हो? इससे तो स्थिति बिगड़ेगी। कैसे कश्मीर को बचाया जा सकता है, कैसे उन नासुरों को मिटाया जा सकता है, कैसे उन दहशतगर्दों का खात्मा किया जा सकता है, कैसे आतंकवादियों का सफाया किया जा सकता है, कैसे आखिरकार कश्मीर को बचाया जा सकता है? सरकार को क्या बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्या अब सरकार को सर्जरी की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? पूरे मामले में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपने अपना दूतावास हटा लिया, पाकिस्तान के दूतावास को बंद कर दिया, सिंधु जल समझौता आपने ख़त्म कर दिया, आपको जितने भी वाटर वो है एग्रीमेंट है वो आपने ख़त्म कर दिया। आपको एक ही काम करना है, जो शिमला समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके को लेकर, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, आप उस समझौते को ख़त्म कर दो और बलपूर्वक कश्मीर को अपने कब्जे में ले लो, जो पाकिस्तान के अंडर में है। लेकिन कल एक युद्ध फिर शुरू करवाएगा पाकिस्तान, जो आधा पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब को बोलेगा कि हम आधा देते हैं, आधा तुम इंडिया से लो। तो मेरा कहना ये परिस्थितियों देखो। लेकिन कश्मीर चूँकि हमारा है, विभाजन के बाद भी कश्मीर हमारा था, तो कश्मीर के लिए आपको सबसे पहले शिमला समझौता को ख़त्म करके और सीधा आपको पीओके पे अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए। परिणाम चाहे जो हो, पूरी आवाम, पूरा देश आपके साथ खड़ा। और भारत सरकार यदि कश्मीर से लड़ने में उसको कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई बात है या अंतर्राष्ट्रीय कोई दबाव है, तो मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में रशिया के पास बड़े बड़े ग्रुप हैं, दुनिया में किराए की सेनाएं बहुत मिलती है। तो किराए की सेना लाके और उनको सीधा पीओके में अटैक करके और जितना भी खर्चा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताए तो पूरे भारत से वो पैसा देके और वो पीओके को हमको हर हाल में कर, सरकार नहीं कर सकती तो सरकार जिम्मेदारी दे कि भाई आप लोग करो तो हम लोग करेंगे, इसकी हमारी सरकार है, हमारे जो दूसरे और जो दल हैं वो सब लोग करेंगे। तो किराए की सेनाओं का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बलूचिस्तान में जो आर्मी, वहाँ के बलूच लोगों ने किराए की सेना का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ऊपर, तो हम भी इनके ऊपर किराए की सेना ला के हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पाकिस्तान जो पीओके उसको हम कब्जे में ले सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार को हमको छूट देनी चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए कि हम ये सारा खर्चा हम आपको देंगे, आप ले आओ। तो ये थे संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृद्धि। इनका कहना है कि कश्मीर समस्या का हल अब एयर स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधा युद्ध है और युद्ध से ही कश्मीर समस्या को हल किया जा सकता है। यदि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये सरकार कहती है, तो उसे बताने के लिए ये सख्त कदम उठाना होगा। लेकिन देखना यही होगा कि सरकार क्या इस तरह का कोई कदम उठाएगी जिससे पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को और दहशतगर्दों को जवाब मिल सके।